आज हम कक्षा 10 का पहला पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मैं योगेश व्यास आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आवर से आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय 1 लेकर प्रस्तुत हुआ। कक्षा 10 के अंदर जो पहला अध्याय है भोजन और मानव स्वास्थ्य। सबसे पहली बात आती है भोजन। भोजन क्या है? वैसे भोजन के संदर्भ में हम सबको पता है कि व्यक्ति या कोई भी जानवर, प्राणी जिसको हम कह सकते हैं, वह अपने जीवन की आधारशिला को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करता है। भोजन की स्थिति हम पोषण से भी संबंधित कर सकते हैं, यानी कि वो पोषण लेता है। अब पोषण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें वो ग्रहण करता है, जिसके कारण से उसको ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के कारण वह अपने कार्यों को संपन्न कर पाता है। वह ऊर्जा जो मिल रही है, वह ऊर्जा उस भोजन, उस पोषण के अंतर्गत उनके विभिन्न अवयवों से उसको प्राप्त होती है। यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, वह सभी अपनी जीवनशिला को आगे बढ़ाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन उत्पन्न भी करते हैं और उसको ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उस भोजन के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अवयवों की जरूरत पड़ती है, जो भोजन के माध्यम से उसकी पूर्ति होती है। वे अवयव हमारे शरीर के अंदर जाते ही भोजन के अंतर्गत वह अवयव हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो हमारे शरीर का समुचित विकास और समुचित वृद्धि है वह हो पाएगी। और उसी को आधार बनाते हुए भोजन दो प्रकार का होता है। पहला भोजन है वो आपके हैं संतुलित भोजन। संतुलित का मतलब, यानी कि संतुलित में इंग्लिश में एक शब्द है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है एक वेरीफाई कह सकते हैं हम कि एक व्यवस्थित तरीके से भोजन के जो अवयवों की स्थिति है, वो अवयवों की स्थिति लगभग उस भोजन के अंदर समान मात्रा में हो, समानता के साथ में हो, वो होता है संतुलित भोजन। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव मौजूद हों, सभी अवयव क्या हों? मौजूद हों। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, यहां पर एक शब्द आ रहा है अवयव। अवयव का मतलब उसके घटक। और हम सबको पिछली कक्षाओं में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि घटक क्या होते हैं। एक बार और स्मरण करवा देता हूं, भोजन के घटक क्या होते हैं, क्योंकक्योंकि भोजन के घटक हमको पता नहीं होगा तो संतुलित भोजन की बात हमको समझ में नहीं आती। भोजन के घटक, भोजन के 6 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। 6 घटक कौन कौन से? तो पहला आता है आपके कार्बोहाइड्रेट, जो हमको भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा आता है प्रोटीन। तीसरा आता है वसा। चौथा आता है खनिज लवण। पांचवा आता है विटामिन्स। और छठा आता है जल। और साथ में हम आहारी रेशे भी इसके साथ में ही रख सकते हैं। आहारी रेशे जो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स ये अवयव के तौर पर काम करते हैं। ये भोजन के घटक हैं। ये 6 घटक जब किसी भोजन में बराबर मात्रा में मौजूद हों तो उसको हम संतुलित भोजन कहेंगे। लेकिन अगर इस घटकों में से किसी एक की भी उस भोजन के अंदर अनुपस्थिति हो तो वह भोजन आपके असंतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि किसी एक घटक का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे, इनमें से किसी एक की भी पर्याप्त मात्रा में कमी हो जो भोजन को चाहिए तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। अतः इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के किसी एक या
एक से अधिक घटक की अनुपस्थिति हो तो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। इसको डिसबैलेंस फूड कहा जाता है, यानी कि असंतुलित भोजन, किसी एक की भी कमी होती है तो वह कमी असंतुलित भोजन में आती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान रहे, संतुलित भोजन में भोजन के सभी अवयव मौजूद हो तो ऐसा भोजन आपके सुपोषण कहलाता है, और इस प्रकार का जो भोजन करता है वो व्यक्ति सुपोषित होता है। लेकिन अगर मान लो किसी एक अवयव की कमी है तो वो असंतुलित भोजन है, और असंतुलित भोजन के अंतर्गत ऐसा पोषण अगर कोई करता है तो वो कुपोषण से ग्रसित हो जाता है और कुपोषित रह जाता है, यानी कि उसके शरीर का सामान्य विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, और शरीर के सामान्य विकास में अवरुद्धता के कारण शरीर के अंदर किसी एक घटक की अनुपस्थिति हो जाती है कोई भी, तो उस प्रकार से शरीर के अंदर विकृतियां हैं वो उत्पन्न हो जाती है असंतुलित भोजन से। इसलिए हमको अपने भोजन के अंतर्गत हमेशा संतुलितता बनाए रखनी चाहिए, और भोजन है वो भोजन के सभी अवयव मौजूद हो ऐसा ही भोजन हमको करना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी सभ्यता का जो बोलबाला हो रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति बाहर की चीज़ों में भी चाइनीज फूड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वो चाइनीज फूड एक प्रकार से कहें तो डिसबैलेंस फूड है, उसके अंदर भोजन के सभी घटक नहीं आते, इसलिए लंबे समय तक अगर उसका ही भोजन के पर्याय के तौर पर हम उपयोग करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की भोजन के कमी हो सकती है, और वह कमी हमारे शरीर के विकास के लिए बाधक बन सकती है। तो संतुलित और असंतुलित भोजन के अंतर्गत जब हम यहाँ पढ़ते हैं असंतुलित भोजन में किसी एक घटक की भी कमी होती है तो क्या होता है, किसी एक घटक की भी कमी होती है तो किस प्रकार की हमारे इस शरीर पर किस प्रकार की प्रक्रिया है वो प्रस्तुत होती है, वह हम देखते हैं। अभी सबसे पहले असंतुलित भोजन में विटामिन, असंतुलित भोजन में कुपोषणता की स्थिति रहती है, और वह किसी न किसी एक अवयव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो उसी अवयव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे भोजन के घटक में एक तत्व होता है विटामिन। विटामिन हमारे भोजन में बड़ी सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन ये जो सूक्ष्म मात्रा है वो हमारे शरीर के विकास के लिए, समुचित वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। यानी कि विकास इस विटामिन के आधार पर टिका हुआ है। बड़ी सूक्ष्म मात्रा के अंदर विटामिन है, वह हमारे शरीर को उपयोगी होता है। लेकिन अगर मान लो विटामिन की कमी रह जाती है शरीर में तो विटामिन कुपोषणता की स्थिति होती है। वैसे तो 15 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनकी अगर एक से अधिक विटामिनों की कमी होती है तो विटामिन कुपोषणता की स्थिति को उत्पन्न करती है। हम यहाँ पर जो आपकी किताब में 6 विटामिन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और जब इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का मतलब रात में व्यक्ति को कम दिखाई देता है, दिन में व्यवस्थित, दिन के उजाले में व्यवस्थित दिखता है, लेकिन रात के अंतर्गत उसको कम दिखाई देता है। दूसरा है विटामिन B1। विटामिन बी उसकी पूरी श्रृंखला है। विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसमें भी वापस 15 प्रकार के विटामिन हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 3 विटामिनों के बारे में देखना है। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन से जो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी रोग में व्यक्ति की जो तंत्रिका है वो तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, व्यक्ति की हृदय धड़कन है वो कम हो जाती है, व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है विटामिन B2। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, और इस रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, और इस रोग के अंतर्गत व्यक्ति के जो मुंह वगैरह होता है उस मुंह वगैरह के अंदर संक्रमण यानी कि छालों की स्थिति है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। छाले उत्पन्न हो जाते हैं मुंह पर, त्वचा पर छाले, इस प्रकार की स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती है इसकी कमी से। और तीसरा है विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है वो नाम है नियासिन।
और इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा रोग। मैंने डबल लिख दिया है, जरा माफी चाहूंगा। पेलेग्रा रोग, नियासिन इसका रासायनिक नाम है, नियासिन, और इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। इसमें क्या होता है, तो त्वचा पे पपड़ियां जम जाती हैं, यानी त्वचा शुष्क हो जाती है, उसके ऊपर पपड़ियां जम जाती हैं, और जीभ पर है वो छाले उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन B3 की कमी से। ये विटामिन बी के अंतर्गत, यानी कि विटामिन बी के अंतर्गत का समूह है, जो विटामिन अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। ये विटामिन डी का समूह पूरा। अब आगे है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से रोग होता है, और रोग है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग। यानी कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो मसूड़े होते हैं, जिसमें हमारे दांत धसे हुए होते हैं, उससे खून आता है, तो ये समझ लीजिएगा आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी हमको जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में हमको विटामिन सी है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। ध्यान रहे विटामिन सी का वर्तमान परिस्थिति में देखते हुए जो कोरोना बीमारी चल रही है उसमें विटामिन सी का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी कार्य करता है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का जो एक रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स रोग। यानी कि बच्चों के अंदर हड्डियों का एक रोग हो जाता है रिकेट्स रोग। जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी विकृत हो जाती हैं, विकृत टाइप की हो जाती हैं। यह विटामिन डी हमको भोजन के बहुत सारे अवयवों से प्राप्त होता ही है, लेकिन इसका एक प्राकृतिक स्रोत है। अगर हम सुबह सूर्य की पहली किरणों की जो धूप है उसका सेवन कर ले तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक विटामिन डी को उत्पन्न कर सकता है। यानी कि विटामिन डी सूर्य से हमको अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यानी उसकी धूप के सेवन से हमको विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, जिससे हमारी हड्डियाँ हैं वो मजबूत बनेगी। छोटे बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और बड़े बच्चों में ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग है वो उत्पन्न होता है। ये जो 6 प्रकार के विटामिन है वो आपकी किताब में दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 और विटामिन है, 2 और विटामिन हैं जो आपने कक्षा 9 में वैसे पढ़ लिए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है विटामिन ई। विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से व्यक्ति के अंदर नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति है नपुंसकता रोग होता है, व्यक्ति है बंदी हो जाता है। और एक और विटामिन है विटामिन के, जिसको एक प्रकार से कहें तो इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से हेमरेज होता है। क्या होता है? हेमरेज। व्यक्ति के शरीर के अंदर जो वेन्स में खून बहता है, वाहिनिकाओं में, वो खून कभी भी ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाती है विटामिन के की कमी से। अतः ये विटामिन चाहिए सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अगर किसी एक की भी कमी है तो हमारे शरीर में कोई न कोई रोग उत्पन्न होगा जो विटामिन कुपोषण का कारण बनता है। यानी कि विटामिन कुपोषण से बहुत सारी स्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब है इसी प्रकार दूसरा एक और तत्व है जिसका कमी से बहुत सारे रोग की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रोटीन और खनिज लवण। ये जो रोग है, इन रोगों से भी बहुत सारे हमारे प्रोटीन और अवयव है, प्रोटीन और अपने ये क्या नाम, खनिज लवण, इनके कमी से भी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बारे में अभी हम